हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लक्ष्य शिक्षा के एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में। तो हमने अपने पिछले वीडियोस में थर्मोडायनेमिक्स क्या है, सिस्टम्स क्या होता है, सराउंडिंग्स क्या होता है, सिस्टम ऑफ टाइप्स हम लोगों ने पढ़ा था। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग पहला टॉपिक लेके चलते हैं कि थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है। ठीक, तो थर्मल इक्विलिब्रियम को अगर हिंदी में कहें तो हम लोग थर्मल इक्विलिब्रियम को हिंदी में तापीय साम्य कहते हैं। ठीक, थर्मल इक्विलिब्रियम को हम लोग हिंदी में तापीय साम्य कहते हैं। अगर इसका हम लोग कंपेयर करें मैकेनिकल इक्विलिब्रियम से तो एक आता है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। ठीक, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम और थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक, अगर हम मैकेनिकल इक्विलिब्रियम से इसका कंपेयर करें तो जैसे मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में होता है कि किसी भी वस्तु का जो होता है नेट फोर्स होता है वो जीरो होता है। किसी भी बॉडी का नेट फोर्स जीरो होता है, नेट टॉर्क जो होता है वो जीरो होता है। वैसे ही नेट एक्सेलरेशन जो होता है वो भी क्या होता है, जीरो। ठीक, और एंगुलर एक्सेलरेशन जो होता है अल्फा, वो भी क्या होता है, जीरो। तो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में जैसे नेट फोर्स, नेट टॉर्क, नेट एक्सेलरेशन और कोडी एक्सेलरेशन या तो आप कह सकते हो एंगुलर एक्सेलरेशन, वो सब क्या होता है, जीरो होता है। वैसे ही आपका थर्मल इक्विलिब्रियम में किसी भी सिस्टम का जो माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी होता है, सिस्टम का माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी, ठीक, किसी भी सिस्टम का जो माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी होता है जैसे प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मास, नंबर ऑफ मोल्स। ठीक, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल्स और मास, किसी भी सिस्टम का जो माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी होता है वो भी क्या होता है, कांस्टेंट होता है थर्मल इक्विलिब्रियम में। ठीक, कांस्टेंट होता है। अगर मैकेनिकल इक्विलिब्रियम की बात करें तो उसमें नेट फोर्स, नेट टॉर्क, नेट एक्सेलरेशन, नेट एंगुलर एक्सेलरेशन जैसे जीरो होता है, ठीक वैसे ही किसी भी सिस्टम का माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी जो होता है प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मास, नंबर ऑफ मोल्स, वो भी क्या होता है, कांस्टेंट होता है, जीरो होता है। मतलब उनमें कोई भी चेंजिंग नहीं आने वाली है। ठीक, कैसे नहीं होता, आइए एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। जैसे हम लोग एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग कोई सिंगल बॉडी ले लें, ठीक, एक सिंगल बॉडी ले लेते हैं और उस बॉडी में हम लोग कुछ गैसेस भर देते हैं। ठीक है, बॉडी में हम लोग कुछ गैसेस भर देते हैं। तो अगर आप गैस भरोगे तो गैस में क्या होता है, प्रेशर होता है, वॉल्यूम होता है, मास होता है, ठीक, टेम्परेचर होगा और नंबर ऑफ मोल्स होंगे। ठीक, अगर किसी बॉडी में अगर हम लोग गैस भर दें तो गैस में क्या होगा, प्रेशर, वॉल्यूम, मास, टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स होंगे। और अगर इस बॉडी को हम लोग नॉन कंडक्टिंग एरिया से ढक दें, इस बॉडी को नॉन कंडक्टिंग एरिया से कवर कर दें, ठीक, नॉन कंडक्टिंग का मतलब होता है एडियाबैटिक, जो कि हम लोगों ने पिछले वीडियोस में देखा था। इसे कहते हैं एडियाबैटिक, एडियाबैटिक या तो कहते हैं इंसुलेट करना, इंसुलेट। ठीक, एडियाबैटिक या इंसुलेट करना। अगर इस बॉडी के चारों तरफ हम एडियाबैटिक मैटर लगा दें, एडियाबैटिक मैटर लगा के उसे ढक दें तो जो गैस का प्रेशर, वॉल्यूम सब होगा ना, गैस का प्रेशर, वॉल्यूम सब क्या होगा, कांस्टेंट होगा। मतलब इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं आने वाली, क्योंकि एडियाबैटिक जो होता है उसमें हीट का ट्रांसफ़र, एडियाबैटिक में हीट का ट्रांसफ़र नहीं होता। जब इसमें कोई भी हीट का ट्रांसफ़र नहीं होगा एडियाबैटिक लगाने के बाद, तो ना तो इसका प्रेशर चेंज होगा, ना तो वॉल्यूम चेंज होगा, ना तो मास चेंज होगा, ना तो टेम्परेचर चेंज होगा और ना ही नंबर ऑफ मोल्स चेंज होंगे। तो इसका मतलब है कि जो आपका प्रेशर, वॉल्यूम सब है वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो सिंगल बॉडीज़ की बात करें तो अगर किसी सिंगल बॉडी के चारों तरफ आप एडियाबैटिक प्रॉपर्टी लगा के, एडियाबैटिक मेटल लगा के चलते हो तो उसका जो प्रेशर, वॉल्यूम सब चेंजिंग नहीं होता, उसका माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ चेंज नहीं होता। तो उसे कहते हैं कि जो बॉडी है अपने आप में, बॉडी अपने आप में थर्मल इक्विलिब्रियम में है। ठीक, थर्मल इक्विलिब्रियम में है। अगर कोई पूछे कि कोई सिंगल बॉडी कब थर्मल इक्विलिब्रियम में होता है, तो अगर कोई सिंगल बॉडी है तो थर्मल इक्विलिब्रियम में तब होगा जब उसका प्रेशर, वॉल्यूम, मास, टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स सब के सब क्या हो, कांस्टेंट हो, उसमें कोई भी चेंजिंग ना हो। तो उसे कहते हैं कि वो अपने आप में थर्मल इक्विलिब्रियम में है, एक सिंगल बॉडी के लिए बात करें तो। अगर हम लोग डबल बॉडीज़ की बात करें तो डबल बॉडीज़ के लिए क्या होगा, जैसे मान लो ये एक बॉडी है ए, ठीक, और दूसरी बॉडीज़ ले लेते हैं यहीं पे। अगर यहीं पे हम लोग दूसरी बॉडी ले लेते हैं बी, ठीक,
एक बॉडी है ए और दूसरी बॉडी है हमारी बी, और इसके चारों तरफ क्या करेंगे, वही एडियाबैटिक मैटर लगाएंगे। इसे चारों तरफ से एडियाबैटिक मैटर से ढक देंगे। ठीक, जब इसे एडियाबैटिक मैटर से ढकेंगे तो क्या होगा कि इसमें हीट का ट्रांसफ़र होना बंद हो जाएगा। ठीक, इसमें हीट का ट्रांसफ़र होना बंद हो जाएगा, मतलब जो ए में होगा प्रेशर ऑफ ए, टेम्परेचर ऑफ ए, वॉल्यूम ऑफ ए, ठीक, मास ऑफ ए, और वैसे ही प्रेशर ऑफ बी, वॉल्यूम ऑफ बी, टेम्परेचर ऑफ बी, मास ऑफ बी, ये सब के सब क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। क्यों? क्योंकि इसमें जो हम लोगों ने दीवार लगाई है वो क्या है, एडियाबैटिक है। एडियाबैटिक मतलब हीट का ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो जो ए बॉडी है इसमें जो भी प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, मास होंगे वो सब का सब क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इसमें से कोई भी हीट का ट्रांसफ़र, इस वाले पूरे में से हीट का ट्रांसफ़र नहीं होगा, तो इस सब के सब क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं आने वाली। और बी वाला जो बॉडी है वो भी तो देखो तो पूरा का पूरा एडियाबैटिक से ढका हुआ है, तो उसमें भी जो होंगे प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मास, उनमें भी कोई भी चेंजिंग आने वाली नहीं है, तो वो भी क्या होंगे, एक तरह से कांस्टेंट हो जाएंगे। ठीक, मतलब उनमें भी कोई भी चेंजिंग नहीं होने वाली, और प्रेशर ऑफ ए भी जो होगा वो भी कांस्टेंट होगा। तो जब दो बॉडीज़ की बात करें कि वो दो बॉडीज़ थर्मल इक्विलिब्रियम में कब आएंगी, तब जब दोनों बॉडीज़ के देखो तो बॉडीज़ का देखो टेम्परेचर, इसका जो टेम्परेचर है और बी का जो टेम्परेचर है दोनों क्या है, अलग अलग, दोनों का टेम्परेचर अलग अलग है। तो टेम्परेचर जब अलग अलग हो तो कोई टेम्परेचर अलग अलग पे दो बॉडीज़ थर्मल इक्विलिब्रियम में कब होगा, जब उनके बीच का जो दीवार है, उनके बीच का दीवार एडियाबैटिक है ना, एडियाबैटिक, उनके बीच का दीवार जो है एडियाबैटिक को, जो बाउंड्री है, ये जो बाउंड्री है, बाउंड्री इसे कहते हैं बाउंड्री, जो ए और बी के बीच की बाउंड्री है, अगर वो एडियाबैटिक है, अगर दो बॉडीज़ हैं आपके पास, उन दोनों बॉडीज़ के बीच की बाउंड्री एडियाबैटिक है, तो वो दोनों बॉडीज़ अलग अलग टेम्परेचर पे भी एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगी। ठीक, तो कहते हैं कि जो टेम्परेचर ऑफ टी ए है वो टेम्परेचर ऑफ टी बी के इक्वल आता है ना, टेम्परेचर ऑफ टी ए टेम्परेचर ऑफ टी बी के इक्वल में आता है। और अगर मान लो हम ये जो हम लोगों ने बाउंड्री ली थी, बीच वाली बाउंड्री, इस बाउंड्री को अगर हम कंडक्टिंग कर दें, इस बाउंड्री को हम लोग कंडक्टिंग कर दें, तो कंडक्टिंग करने के बाद क्या होगा, जो इसका प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर, वो क्या करेगा, अगर मान लो कि टेम्परेचर ऑफ टी ए टेम्परेचर ऑफ टी बी से ज़्यादा है, इसका टेम्परेचर इसके टेम्परेचर से ज़्यादा है, अगर इसका टेम्परेचर इसके टेम्परेचर से ज़्यादा होगा तो क्या होगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी पहले वाले की काइनेटिक एनर्जी दूसरे वाले की काइनेटिक एनर्जी से ज़्यादा होगी, है ना, पहले वाले की काइनेटिक एनर्जी दूसरे वाले की काइनेटिक एनर्जी से ज़्यादा होगी। जब ए की काइनेटिक एनर्जी बी की काइनेटिक एनर्जी से ज़्यादा होगी तो इसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या करेंगे, धीरे धीरे करते हुए बी में चले जाएंगे। ठीक, और तब तक जाते रहेंगे जब तक कि दोनों के मॉलिक्यूल्स आपस में बराबर न हो जाए, मतलब जब दोनों के टेम्परेचर एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, जब दोनों के टेम्परेचर एक दूसरे के इक्वल्स हो जाएंगे तो दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में कहलाते हैं। ठीक, तो दोनों एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में कहलाते हैं। तो ये था थर्मल इक्विलिब्रियम, मतलब अगर कोई सिंगल बॉडी हो तो उसका प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और मास, नंबर ऑफ मोल्स, अगर वो सब के सब कांस्टेंट हो तो सिंगल बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम में कहलाती है। और कोई दो बॉडीज़ दे दी जाए ए और बी, मतलब दो बॉडीज़ के साथ कहा जाए कि अगर दो बॉडीज़ डिफरेंट टेम्परेचर पे थर्मल इक्विलिब्रियम में है, डिफरेंट टेम्परेचर पे थर्मल इक्विलिब्रियम में कब होंगे, जब दोनों के बीच की बाउंड्री क्या होगी, एडियाबैटिक। और यदि दोनों के बीच की बाउंड्री आप कंडक्टिंग भी कर देते हो, ये वाली कहते हैं कंडक्टिंग, है ना, अगर दोनों के बीच की बाउंड्री को आप कंडक्टिंग भी कर देते हो तो वो तब भी वो क्या होंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। ठीक, वो तब भी क्या होंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। ठीक, और कहते हैं जब थर्मल इक्विलिब्रियम में जब दो बॉडीज थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाती हैं तो कहते हैं कि टेम्परेचर ऑफ टी ए टेम्परेचर ऑफ टी बी के इक्वल्स आता है। ठीक, तो ये था पूरा का पूरा थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक है, हम लोग बात करते हैं कि अब थर्मल इक्विलिब्रियम तो हो गया, अब बात करते हैं कि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है ना, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो उसी से रिलेटेड है, थर्मल इक्विलिब्रियम से ही रिलेटेड है कि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के लिए हम सिंपल से बात करें तो जैसे मान लेते हैं एक बॉडी ए है, ठीक, और एक दूसरी बॉडी है बी, एक बॉडी ए है और एक दूसरी बॉडी है बी। अगर उन दोनों बॉडीज़ को क्या करें, वापस से नॉन कंडक्टिंग मटेरियल से ढक दें,
ठीक, ये बॉडी ए है, बॉडी बी, दोनों बॉडीज़ को अगर हम नॉन कंडक्टिंग मटेरियल से ढक दें, मतलब दोनों की जो बाउंड्रीज हैं उस बाउंड्री को अगर हम नॉन कंडक्टिंग मटेरियल से लगा दें तो क्या होगा, इसमें टेम्परेचर ऑफ आएगा, टेम्परेचर ऑफ इसका टी ए होगा, इसका टेम्परेचर टी बी मान लेते हैं। ठीक, तो इसका जो टेम्परेचर होगा वो तो कहीं पे नहीं जाने वाला, जैसे तैसे ही रहेगा, इसका टेम्परेचर भी इन दोनों के आस पास नहीं जाने वाला। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्या होता है कि 3 बॉडीज़ लेते हैं, एक बॉडीज़ और लेंगे। ठीक, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में 3 बॉडीज़ लेके चलते हैं। उस तीनों बॉडीज़ में क्या होगा, पहले तो जो बॉडीज़ दोनों ली गई थी ए और बी, वो दोनों एक दूसरे के साथ क्या थे, तो देखो तो एडियाबैटिक बाउंड्रीज लगाई गई थी, एडियाबैटिक बाउंड्रीज से जुड़े हुए हैं, है ना। उसके बाद जो तीसरी बॉडी लेंगे उसको नाम देते हैं सी, और तीसरी बॉडी को हम लोग क्या करेंगे, कंडक्टिंग मटेरियल से बनाएंगे। ठीक, तीसरी बॉडीज़ को हम लोग कंडक्टिंग मटेरियल से बनाएंगे। जब तीसरी बॉडीज़ को कंडक्टिंग मटेरियल से बनाएंगे तो क्या होगा, कंडक्टिंग बाउंड्री। ठीक, और ये एडियाबैटिक बाउंड्री है, ये वाली भी एडियाबैटिक है, ये वाली भी एडियाबैटिक है, और ये वाली भी एडियाबैटिक बाउंड्री है, और बीच वाली जो है हमारी कंडक्टिंग बाउंड्री। जब सी वाले को ए के साथ कंडक्टिंग बाउंड्री के साथ जोड़ेंगे तो कंडक्टिंग बाउंड्री में क्या होता है कि हीट का ट्रांसफ़र होता है, और एडियाबैटिक में हीट का ट्रांसफ़र नहीं होता। जब कंडक्टिंग वाले में हीट का ट्रांसफ़र होगा तो जो टेम्परेचर इसका आएगा, इसके टेम्परेचर में क्या होगा, धीरे धीरे इसका टेम्परेचर सी के टेम्परेचर के साथ आना जाना शुरू करेगा। तो दोनों का टेम्परेचर क्या होगा, कुछ टाइम के बाद दोनों का टेम्परेचर एक दूसरे के इक्वल आएगा। ठीक, टेम्परेचर ऑफ टी ए टेम्परेचर ऑफ टी सी के बराबर होगा। और कुछ टाइम के बाद क्या होगा, जो बी का टेम्परेचर है ये भी देखो तो इसी के साथ कंडक्टिंग वॉल के साथ जुड़ा है, तो कंडक्टिंग बाउंड्री के साथ अगर जुड़ा है तो जो बी का टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, वो भी सी के साथ क्या करेगा, आना जाना शुरू करेगा। तो बी का भी जो टेम्परेचर होगा वो भी एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा। तो कुछ टाइम के बाद टी ए टेम्परेचर ऑफ टी ए टेम्परेचर ऑफ टी सी के इक्वल हो जाएगा, और उसी के कुछ टाइम के बाद टेम्परेचर ऑफ टी बी टेम्परेचर ऑफ टी सी के इक्वल हो जाएगा। तो कहते हैं जब टेम्परेचर ऑफ टी ए टेम्परेचर ऑफ टी सी के इक्वल है और टेम्परेचर ऑफ टी बी टेम्परेचर ऑफ टी सी के इक्वल है, तो ये दोनों भी एक दूसरे के इक्वल आएंगे। मतलब जो टेम्परेचर ऑफ टी ए होगा वो टेम्परेचर ऑफ टी बी के इक्वल आएगा। तो जीरोथ लॉ थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है कि अगर कोई भी बॉडीज़, अगर इफ़ टू बॉडीज़ ए एंड बी आर सेपरेटली थर्मल इक्विलिब्रियम विथ सी या विथ अनदर बॉडी सी, देन ए एंड बी आर थर्मल इक्विलिब्रियम विथ ईच अदर। ठीक, इफ़ टू बॉडीज़ ए एंड बी आर थर्मल इक्विलिब्रियम विथ अनदर बॉडी सी एंड नाउ ए एंड बी आर थर्मल इक्विलिब्रियम विथ ईच अदर। ये होता है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप लोग को वीडियोस समझ में आया होगा। आपको पसंद आए तो वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और उसके बाद हम लोग अपने अगले वीडियोस में बात करेंगे कि थर्मोडायनेमिक्स ऑफ फर्स्ट लॉ क्या होता है, थर्मोडायनेमिक्स ऑफ सेकंड लॉ क्या होता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।